हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग का जो 2020 में बिहार पैरामेडिकल में हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर ए नंबर आंसर होगा तो क्यों होगा और बी नंबर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जो लोग 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पता चल जाएगी कि आपने थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से नंबर कैसे गंवाया। और जो आने वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जैसे कि जिनका एग्ज़ाम 2021 में होगा, तो वो लोग देख लीजिए कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, ताकि आपका आगे का जो तैयारी हो उसी पैटर्न पे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। यहाँ पर विलोम नहीं पूछा गया, बोला गया कि सरल का विलोम नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सरल का विलोम शब्द क्या क्या है। ठीक है, सरल का विलोम शब्द क्या क्या है, जो लोग जान रहे हैं, जो लोग को पता है आंसर लगा सकते हैं वो लोग। तब तक मैं जो न्यू है उनको बता रहा हूँ। सरल का विलोम होता है कठिन, और क्या क्या होता है, वक्र होता है, और क्या होता है, जटिल होता है, और क्या होता है सरल का विलोम, जटिल के साथ साथ कुटिल भी होता है आपका। ठीक है, ये चारों के चारों जो है आपके सरल के विलोम हैं। और ये आपका देख लीजिए, ये तीनों की तीनों आपके ऑप्शन में मिल गए हैं। कुटिल, उसके बाद जो है कठिन, उसके बाद वक्र। ये तीनों के तीनों क्या है, सरल के विलोम है। लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन सरल का विलोम नहीं है, तो आपका आंसर तो दोस्तों अभी ही हो जाता है कि डी नंबर जो है वो सरल का विलोम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये सरल का विलोम नहीं तो ये किसका विलोम है, आपको इसको भी जानना होगा। तो लघु का जो विलोम होता है, लघु का विलोम क्या होता है, दीर्घ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है। याद रखिएगा, लघु का विलोम जो होता है वो दीर्घ भी होता है और क्या क्या होता है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपके, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए, वैसे तो हिंदी के व्यंग्यकार कवि बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से आपका एक नाम आता है हिंदी व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई को एक व्यंग्यकार के रूप में माना जाता है, लेकिन आपको मैं उसका पूरा का पूरा जो भी फेमस कवि हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर भविष्य में ऑप्शन में हरिशंकर परसाई ना दिया रहे, कोई और दिया जाए नाम, तो आप कंफ्यूज या गलत आंसर नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए व्यंग्यकार कौन कौन से हैं उनका मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूँ। अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। पहला तो आपका हरिशंकर परसाई ही हो गया, और दूसरा लिखिए मक्खनलाल। ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद शरद जोशी, जो कि बराबर नाम पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, शरद जोशी। ठीक है, ये सभी के सभी व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग्यकार किसे बोलते हैं, जो अपने कविता द्वारा या अपने लेखनी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी अंदर जो भड़ास होती है वो दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज के टाइम में जब हमारे देश गुलाम थे, उस टाइम में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के द्वारा लिखित कविताएं थे, वो बहुत ही गर्मजोशी से जनता जो थे उनको अंग्रेज के जो दुष्प्रचार थे, शोषण करने की जो नीतियां थी, उसके खिलाफ इन्होंने वर्णन किए थे अपने कविता में, अपने लेखनी में, जिसके कारण जो जनता थे उनके मन में जो है अपने स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए भावना जगी और सभी लोग एकत्रित हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मज़ा आएगा आपको, पूरा मैं डिटेल्स पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो भी करूंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सारे क्वेश्चंस के आंसर करते जाएं और मेरे द्वारा दिए गए आंसर को मिलाइए क्या आपका सही है। अगर सही है तो आप समझिए आपका हिंदी में क्वेश्चन स्कोर होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, पद्मावत के रचनाकार हैं।
सभी लोग पद्मावत के रचनाकार के बारे में जानते होंगे, जयसी। लेकिन अगर पूरा नाम अगर इसका पूछा जाए तो पूरा नाम क्या आपको पता है? पूरा नाम है इसका मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, पूरा नाम क्या है मैं लिख दे रहा हूं, मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसी। इनके जो लेखक हैं, यानी कि लेखक नहीं, रचना बोल सकते हैं, लेखनी या रचना, इनके जो रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना जो है ये तो पद्मावत ही है, जिसके कारण इनकी ख्याति मिली, इसे बहुत ही अच्छा फेमस हुआ। इनके और भी रचना है जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आखिरी कलम, आखिरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मात्रा का, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ आखिरी कलम। ठीक है, और भी एक है चित्ररेखा, चित्ररेखा। तो तीन इसके ऐसे रचना है जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं तुलसीदास पर। ठीक है, इनको मैं नीचे मिटा दूं ताकि तुलसीदास वाला भी लिख सकूं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए, आई होप सभी लोग ले लिए होंगे। चलिए, मैं इनको मिटाता हूं ताकि आपके जो ये तुलसीदास है उनके बारे में भी बता दूं कि उनकी रचनाएं कौन कौन है, ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इतना ही इस बार चाहता हूं आप लोगों से कि क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं हिंदी में। ठीक है, हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि मिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे इंग्लिश हो गए, ठीक है, आपके फिजिक्स हो गए, यहाँ पर अक्सर मिस हो जाएंगे। कितना भी आप प्रिपरेशन करके जाइए, एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए, भगवान ना करे कि मिस हो, पर हो जाती है अक्सर, जो सच्चाई है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इस पार्ट में आपकी एक भी क्वेश्चन मिस्टेक्स होने की चांस नहीं बचती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तुलसीदास के। तुलसीदास के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि इन्होंने ही रामचरितमानस का जो है रचना की है। तो पहला तो आ जाएगा क्या, रामचरित्र रामचरितमानस। ठीक है, पहला तो ये आ गया। उसके बाद जो है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए विनय पत्रिका जो है इसकी प्रथम रचना थी। ठीक है, विनय पत्रिका इसकी प्रथम रचना थी, कोष्ट में लिख लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए और भी इनके फेमस है, देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन मैं वो लिखा रहा हूँ जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और 2 नंबर पे दीजिए रामचरितमानस को। एक और है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोहावली। दोहावली किसकी रचना है, ऐसे पूछे जाएंगे आपको। रामचरितमानस के बारे में सभी लोग जानते हैं तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, लेकिन दोहावली आपसे पूछा जाएगा, दोहावली। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको कबीर का भी हम बता देंगे कुछ जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ले लिए होंगे सभी लोग स्क्रीनशॉट? चलिए, आई होप ले लिए होंगे सभी लोग। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, उसी में काम चलानी है। जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में ही लाइक वाला बटन एक बार दबा दें। ठीक है, चलिए अब हम कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर की कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पहले आते हैं जो प्रमुख है, घूंघट के पट। ठीक है, घूंघट के पट। ठीक, दूसरा जो है जो इनके अक्सर पूछे जाते हैं वो है कबीर के सखिया। कबीर के सखिया। ठीक है,
और जो अक्सर आपके पूछे जाने वाले हैं वो रहते हैं, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार लेवल का है या बिहार से बाहर लेवल का है, उसमें पूछा जाता है राम बिनु तन को जाप न जाई। ठीक, राम बिनु तन को जाप न जाई। क्या मैं लिख दूं? चलिए लिख दे रहा हूं। राम बिनु तन को जाप न जाए। ठीक है दोस्तों, जिनको ये क्लास बोरिंग लग रही है आप प्लीज़ जा सकते हैं क्लास से। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये नहीं है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आपके लिए ये नहीं है। और जिनको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप ध्यान दे करके इसको देखिए और इनका आंसर किया कीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ बनने वाली है। अगर एक बार लाइफ बन गई ना तो फिर आगे पीछे आपके जो भी चाहते हैं आप अभी, या जो भी आपको अभी नहीं मिल रहा वो सब मिलेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार आप जगह पे चले जाइए, सब होंगे आपके साथ। ठीक है, जिस चीज़ की अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे पास नहीं औरों के पास है, वो भी आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए और धीरे धीरे मेहनत कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, आपके पास सब कुछ होंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी आपको दिखा दिए, लिख लीजिए। नंबरिंग करना चाहे तो कर लीजिएगा। ये तीनों की तीनों क्या है, फेमस है कबीर के। ठीक है, चलिए अब बिहारी बच्चे हैं तो बिहारी का भी लिख लेते हैं, क्योंकि बिहारी से भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब बिहारी के देख लेते हैं। बिहारी के एक ही प्रमुख रचना है जो कि आपको पता भी होगी, बता सकते हैं। इसको रीत काल की कवि कहा जाता है। ठीक, बिहारी को क्या कहा जाता है? रीत काल के कवि। आपको क्वेश्चन आएगा कि रीत काल के कवि किसको कहा जाता है, या रीत काल के कवि कौन है, तो आपको मारना है बिहारी। बिहारी का पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल चौबे। ठीक, पूरा नाम भी लिख दूं, पूरा नाम बिहारी लाल चौबे। जन्म मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जन्म और मृत्यु डेट नहीं बता रहा हूं। बिहारी लाल चौबे या बिहारी। ठीक है, चलिए इनकी जो एक रचना है जिनके बारे में अभी आप लोग जानते होंगे, अगर बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो बताएं। चलिए आप लोग पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा सर्च करें। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करके बताइएगा। एक ही है इसकी जो कि आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया था दोहा, कनक कनक ते सो गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? कनक कनक ते से गुनी, आपको यहाँ पर दो पदार्थ हैं। ठीक है, कनक कनक, कनक का अर्थ जो है तीन चार पदार्थ होते हैं। कनक के अर्थ जो है तीन चार पदार्थ के नाम से मिलते हैं। जैसे कि कनक का अर्थ आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया धतूरा, धतूरा, सोना। ठीक है, धतूरा, सोना, चंपा का फूल होता है, देखे हैं ना, पीला भी होता है, वाइट भी होता है, चंपा। उसके बाद हो गया नागकेसर, नागकेसर। उसके बाद हो गया प्लास, जो कि आपको गांव वगैरह में फ्लास कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम होता है प्लास। ठीक है, तो इनमें देखिए कि क्या बोला गया, कनक कनक ते से गुनी। इसमें तुलना की बात की गई है। तो कनक कनक का अर्थ होता है इन चारों पांचों में से देखिए किन दोनों के बीच में तुलना किया गया है, जिसका आपको ऑप्शन में वर्णन किया गया। पहला है सोना और चांदी। चांदी तो है नहीं, कनक का अर्थ चांदी तो होता नहीं, कनक का अर्थ यही पांच होते हैं। तो सोना एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ए नंबर नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा अनाज और सोना, अनाज के अर्थ बताया गया, कनक का अर्थ अनाज होता है, नहीं होता है, यही 5 होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएंगे। अगला है सोना और धतूरा। आपका देखिए कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, आपके जो भी पैरामेडिकल्स के गाइड लीजिएगा तो उनमें देखिएगा एक जगह पे दिया होगा शब्द और उनके अर्थ। ठीक है, प्लीज़ उस चैप्टर को आप कम से कम 3-4 बार रीड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से अर्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता ही है। अगर आपको ये इनका अर्थ पता रहेगा तो आप बता दीजिएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा समास का, कर्मधारय समास का। अगर किन्हीं को पता है तो बताइए। कर्मधारय समास का अर्थ होता है, पहला पद जो होगा इसका विशेषण होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा इसका, विशेष्य होगा। चलिए इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपको शब्द आते होंगे अधमरा, अधमरा। ठीक है, अधमरा का अगर आप अर्थ निकालिएगा तो आधा है मरा, मतलब वैसा व्यक्ति जो आधा मरा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आप महादेव का करें, महादेव, इसका मैं लिख दे रहा हूँ, आधा है मरा। ठीक है, अगर महादेव का कीजिएगा अर्थ निकालिएगा तो क्या होगा, महान है जो देव, वो क्या है, महादेव है। महान है जो देव, वो महादेव है। कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। जैसे कि महान, महान क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। उसी प्रकार अगर आपके सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा, कमल नयन, नयन कैसा, कमल के समान। ठीक है, कमल के समान नयन वाले को क्या बोलते हैं हम, कमल नयन बोलते हैं। कमल के समान नयन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होना है, सी होना। अगर आप बोलिएगा सर दानवीर क्यों नहीं होगा, दान देने वाला वीर, तो नहीं, दान देने में वीर उसको बोलेंगे हम दानवीर। ठीक है, दान देने में वीर, इसमें उस व्यक्ति की विशिष्ट पहचान हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, तत्पुरुष समास। चलिए इसका नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखा शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध और अशुद्ध, आपको हमने बताया कि शब्द वाला जो होगा उनको प्लीज जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कम से कम 1 से 2 बार जरूर रीड करते रहिएगा वीक में भी। यहाँ पर देखिए आपको 4 शब्द दिए हुए थे जिनमें से शुद्ध लिखना था या शुद्ध आपको आंसर करना था। पहला है हितैषी, आपका हितैषी पूरा पूरा शुद्ध लिखा हुआ। ठीक है, चलिए बाकी को भी हम देख लेते हैं। सम्मान, सम्मान कोई अर्थ ही नहीं होता, सम्मान का सम्मान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोमो संयुक्त होता तब ये भी शब्द सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सम्मान है, सम्मान कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर है शारीरिक, शारीरिक ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है शारीरिक। अब आता है सिंदूर, सिंदूर ये वाला गलत है। सिंदूर कैसा होता है, चलिए बताइए फटाफट कमेंट में बताइए कैसा होता है, कैसा होता है, सिंदूर ऐसा होता है। ठीक है, सिंदूर, यहाँ पर नौदा संयुक्त नहीं होता, अनुस्वार होता है, स्व के ऊपर अनुस्वार। ठीक है, सिंदूर। क्लियर, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आपको चुनना है। पहला है पत्र जो कि पुल्लिंग है, दूसरा है सतीत्व, सतीत्व क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताइए। सतीत्व किसी विशेष परिस्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाता है। उसके बाद कास्ट जो है, कास्ट जाति जो बोलते हैं कास्ट, वो भी क्या आपका पुल्लिंग है। लेकिन दया जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, दया क्या है, स्त्रीलिंग है। दया के साथ साथ
दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, ये सभी के सभी क्या है, जो कि आपको देखने के लिए पुल्लिंग जैसा लगता है लेकिन होता है ये स्त्रीलिंग। तो दया हो गया आपका, माया भी लिख लीजिए, माया, और कृपा, कृपा हो गया आपका। उसके बाद लज्जा, लज्जा, क्षमा भी, क्षमा के बाद शोभा भी, ये सभी के सभी आपको लगेंगे पुल्लिंग जैसे लेकिन होते क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का अर्थ है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बायोवर्ल्ड की तरफ से 2020 वाले स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया गया था एग्जाम से 1 महीना पहले। उनमें जो है डेली आपका टेस्ट हो रहा था, ठीक। उसमें ये क्वेश्चन इतना बार दिए थे कि बाद में स्टूडेंट बोलने लगे थे कि सर ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट कीजिएगा, आप 4 बार 5 बार रिपीट कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। जो जो स्टूडेंट 2020 में एग्जाम दिए थे बताइए कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। आपके टेस्ट सीरीज में जो लोग पढ़ रहे थे टेस्ट सीरीज में, वो लोग बताइए कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। और आपका हिंदी का जो भी क्वेश्चंस बायोवर्ल्ड के द्वारा टेस्ट में पूछे गए थे उन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में। टेस्ट सीरीज का लगभग क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। जो भी स्टूडेंट 2020 में बायोवर्ल्ड से पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम दिए थे वो लोग प्लीज़ बताइए कमेंट में क्या आपका आया था या नहीं आया था हिंदी में, ठीक है। तो इसका क्या होगा जल्दी से बताइए, अर्थ इसका क्या होगा, मूर्ख होना नहीं होगा, बेईमानी करना तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ए वाले सभी लोग सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हुंकार किसकी कृति है। हुंकार दोस्तों कृति है लेकिन एक क्या है, ये कविता है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। हुंकार एक प्रकार की कविता है जिसमें कि अपने साहस को दिखाया गया है, जंगल के एक शेर के साहस को दिखाया गया है कि पूरे जंगल में अकेला रह करके वो कैसे अपने आप जीवन यापन करते हैं और सब पर एक शासन चलाते, अपने अनुसार शासन चलाते हैं। तो अगर मनुष्य के अंदर हुंकार होगी तो वो कोई भी काम को अपने इच्छा अनुसार कर सकता है या अपनी इच्छा अनुसार वातावरण को बना सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अत्यंत कौन सा संधि है। अत्यंत जो है वो कौन सा संधि है, जब सभी लोग बताइए, तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। अत्यंत का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, अति जोड़ अंत, ठीक है, अति जोड़ अंत। अब बताइए कौन सा संधि है ये, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ये होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। वैसे यन संधि होगा लेकिन आप लोग, ठीक है, हम तो बता ही नहीं लेकिन चलिए फिर भी दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। दोस्तों इससे पहले जो हिंदी की आपकी थ्योरिकल क्लास हुई थी उनके बाद जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे उनका, तो उनमें हमने बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से, अक्ष, अक्ष, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता अक्ष, थोड़ा सा अक्ष, त्र, उसके बाद ज्ञ, और चौथा क्या आता है, री आता है, ठीक है। क्या आता है, री आता है। तो आपका देखिए इनमें से कहाँ कहाँ मिल रहा है, अक्षत्र 2 लेटर यहाँ पर डी नंबर में मिल जा रहा है ना, ये तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन देखिए कितना आ रहा है, तो प्लीज़ आप शब्द वाले चैप्टर को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको करना है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ें। चलिए घर आंगन किस समास का उदाहरण है। पिछले जो क्लास थे उनमें भी जो मॉडल सेट आपका था हिंदी का फर्स्ट मॉडल सेट, उनमें भी आपको ऐसा ही क्वेश्चंस एक देखने को मिला होगा, ठीक है। घर आंगन, माता पिता, ये सारे के सारे किस प्रकार के समास में आते हैं, बता सकते हैं, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे घर देखिए, घर का क्या है, अपना एक अलग अर्थ है, आंगन का भी अपना एक अलग अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है,
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का अपना अपना एक अर्थ होता है और दोनों का एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है साड़ी का बहुवचन क्या होगा? सभी को पता होनी चाहिए साड़ी का बहुवचन क्या होगा और सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। जल्दी से बताइए, साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ियाँ, साड़ियाँ। ठीक है, साड़ियाँ नहीं, साड़ियाँ, ये इधर से नहीं, इधर से वाला नहीं, इधर से साड़ियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? पहले आपको जानना होगा निपात क्या होता है। ठीक है, निपात क्या होता है ये आपको जानना होगा। निपात क्या होता है? निपात तब कहलाता है या अर्थ निकाला जाता है जब किसी बात पर अतिरिक्त जोर या भार देकर के कहा जाए। ठीक है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल या जोर। ठीक है, जब किसी बात पर अतिरिक्त बल या जोर देकर के कहा जाता है तो उसे निपात बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मैं भी यह जानता हूँ, भी क्या हो रहा? आप एक्सप्रेस कर रहे कि मैं भी यह जानता हूँ, आप बल दे करके बोला, आप बोल रहे हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बलदायक निपात हो जाएगा। ठीक है, स्वीकारात्मक क्या होगा? अगर हम स्वेच्छा से हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मतलब हमने स्वीकार कर लिया तो क्या हो जाएगा? स्वीकारात्मक निपात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बल यानी कि जोर दे करके कह रहा हूँ मैं कि मैं भी यह जानता हूँ कि आप 2021 में पैरामेडिकल करोगे। ठीक है, तो बलदायक निपात हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। क्या आप बताइए कमेंट में, क्या आपको मेरा किया गया एक्सप्लेन सही लगा? और ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि 2010 से लेकर के आपका 21 तक में जो भी हिंदी पूछा गया उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी के साथ में बताऊं, तो आप कमेंट करके बताइए। और आज का क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और सभी लोग प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।